हेलो दोस्तों, मैं साहब डी राजपूत और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से ब्लड चैप्टर में जो बाकी की बची हुई इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो प्रोवाइड कराने के लिए आया हूँ। तो मेनली इससे पहले वाली क्लास में मैं इससे पहले 3 क्लासें और करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं करी हैं तो प्लीज़ पहले जा कर के उनको देखिए, क्योंकि समझ में भी तभी आएगा। बीच से तो समझ में आ जाएगा लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आइए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। तो ब्लड के अंतर्गत हमने प्लाज्मा सबसे पहले क्लास में पढ़ा था। उसके बाद में दूसरी क्लास में जो पढ़ा था ब्लड सेल्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इनमें से मैंने जो आरबीसी जो है ये पहले ही ऑलरेडी ये कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट इसका जो बचा वो डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के बाद एक चीज़ और बचेगी एंड दैट इज़ प्लेटलेट्स। तो चूँकि अगर यहाँ से मैं कराऊँगा तो स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे वीडियो के लिए पॉज करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, मैं कहाँ पर था, मुझे पढ़ाना है आज ये जो इससे पहले मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई थी, और ये जो मुझे अब बताना है वो मेनली चर्चा करनी है डब्ल्यूबीसी के बारे में। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की बात करें हम तो इनका कार्य क्या होता है बॉडी में। इनका कार्य होता है शरीर में यानी कि बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर ध्यान से पढ़ाई करी होगी तो, कि ब्लड के अंदर भी आ रही थी इम्यूनिटी सिस्टम कौन बनाए रखता है। तो ब्लड के जो अंदर अगर इम्यूनिटी सिस्टम बनाए रखता है तो उसके लिए मेनली एक प्लाज्मा प्रोटीन उत्तरदायी थी, और उसका नाम था ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत मैंने आपको मेनली 4 जो प्लाज्मा प्रोटीन थी उनको बताया था कि एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन, एंड जो लास्ट थी वो थी फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन। सभी के कार्य बता दिए थे, और जो भी फंक्शंस हैं सब के सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो सबसे पहली वीडियो है उसी में दे रखा है। और अगर आपको ये इसके बारे में पढ़ाई करनी है तो आप इससे पहले भी मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। आप पहले वाले पार्ट में जा कर के देख लीजिए, वो वीडियो वहाँ मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ पर कहने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि अगर यहाँ पर ये फैक्ट है, फैक्ट के 2 फैक्ट हैं। कौन से, कि अगर आ जाए कि ब्लड के अंदर इम्यूनिटी बनाने का काम कौन करता है, बनाए रखने का काम कौन करता है, तो वो होगा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। अगर आ जाए कि बॉडी के अंदर, ध्यान रखना कि जो ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन है वो रक्त के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखती है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो मतलब होल बॉडी, संपूर्ण शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बनाए रखने का कार्य किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इम्यूनिटी सिस्टम को जो बनाए रखने का कार्य होता है वो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। अच्छा, बात करें हम इसके संख्याओं की, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8000 प्रति mm³। ये क्या होती है, इनकी संख्या होती है। अगर बात करें हम इसके जीवन काल की, तो इसका जीवन काल, और जो मैं आगे एक चीज़ और पढ़ाऊँगा क्या होगा, प्लेटलेट्स,
उनके सेम ही होते। क्यों? क्योंकि यार ये भी तो देखा जाए तो ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों एक ही, दोनों की जो अगर काउंटिंग भी हम करेंगे तो 40 to 45% इनकी ब्लड का जो पार्ट बनाते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो बनाते हैं। तो इसकी जो आयु जनरली तौर पे देखी जाती है वो 7 से 8 दिन देखी जाती है। और ये तो बात हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अब इससे और आगे चलते हैं। दोस्तों, में डालने के लिए पॉज करनी पड़ती वीडियो, थोड़ी देर के लिए स्किप करनी पड़ती। तो इसमें अब आते हैं थोड़ी डीपली नॉलेज के साथ। तो WBC के लिए मेनली 2 पार्टों में डिवाइड करके देखा जाता है। कितने? 2 पार्टों में डिवाइड करके। कौन कौन से? ग्रेन्युलोसाइड और एग्रेनुलोसाइड। एक तो मैंने कर लिया ग्रेन्युलोसाइड्स एंड सेकेंड एग्रेनुलोसाइड्स। अगर बात करें हम इसकी तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्णिका में WBC। और जाहिर सी बात है इसे क्या कहा जाएगा फिर? अकर्णिका में WBC। ठीक, कर्णिका में WBC और अकर्णिका में WBC। अगर बात करें हम कर्णिका में WBC की तो ये मेनली 3 पार्टों में डिवाइड होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? इन्हें 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एसिनोफिल और दूसरी होती है न्यूट्रोफिल एंड थर्ड वैसोफिल। ये मेनली जो है क्या है? ये तीनों के तीनों कोशिकाएं हैं। अब मैं बात करूँ एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? ये भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जबकि वैसोफिल 3 प्रकार के रसायन उत्सर्जित करता है। क्या? वैसोफिल 3 प्रकार के रसायन उत्सर्जित करता है। ध्यान रखना, ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? भक्षी कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये कैसी कोशिकाएं हैं? इनकी बात करें हम, इनको यार मैं 1 मिनट, इस टाइप से आ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं इनको मिटाल करके इसको इधर करके लिख दे रहा हूँ और इसको इधर करके लिख दे रहा हूँ, ताकि डायग्राम अच्छे से बन जाए और आप लोग अच्छे से उतार सको। ठीक, आप लोगों को मेरी आवाज़ के अलावा शायद और किसी लोगों की भी आवाज़ें आ रही होंगी, इसलिए माइक को लगाया ऊपर।
तो जी फर्स्ट नंबर पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कौन सी, बेसोफिल। बेसोफिल कोशिकाएं। सेकंड नंबर पे लिख देता हूँ एसिनोफिल। एंड थर्ड नंबर पे लिख दे रहा हूँ कौन सी, न्यूट्रोफिल। अब ध्यान रखना कि ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल कैसी कोशिकाएं हैं, ये हैं भक्षी कोशिकाएं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। भक्षी कोशिकाएं। ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल कैसी भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जबकि बेसोफिल 3 प्रकार के रसायन उत्सर्जित करती है। और वो कौन कौन से होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, ये भी चीज़ मैं बताऊंगा अभी। तो जैसे कि मैंने पहले नंबर पे लिख दिया कि हेपेरिन, सेकेंड हिस्टामिन एंड थर्ड सेरोटोनियम। सेरोटोनियम, ठीक। अच्छा, हेपेरिन का कार्य क्या होता है? हेपेरिन का कार्य क्या होता है? इसका काम होता है कि ब्लड के अंदर थक्का जमने नहीं देता। ये एक ऐसा पदार्थ है जो ब्लड के अंदर थक्का नहीं जमने देता। अच्छा, जब ब्लड के थक्का नहीं जमने देता तो ये इसका मेनली ये फंक्शन बहुत अजीब गरीब लग रहा है क्या? नहीं यार, देखिए ये ब्लड का थक्का यानी क्या है, ब्लड में क्लॉट नहीं होने देता है। अच्छा, क्लॉट से क्या तात्पर्य है? क्लॉट से एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए ब्लड के अंदर अगर क्लॉटिंग होती है तो वो क्या होता है, ख़राब ब्लड हो जाता है। और ख़राब ब्लड क्या होगा, क्या ऑक्सीजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा ना। तो क्या होगा, बंदा एनीमिया का शिकार वैसे ही हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ब्लड को अच्छा बनाए रखने के लिए अच्छे से मतलब है कि उसमें क्लॉट वगैरह ना बन पाए। सीधे सीधे एक शब्द में अगर मैं कहूँ इसके लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड में थक्का नहीं जमने देता, इसीलिए इससे रक्त प्रतिजापक पदार्थ भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि रक्त प्रतिजापक पदार्थ निम्न में से कहा जाता है, अगर वो 4 ऑप्शन दे दे कि हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनियम और चौथा ऑप्शन दे दे कि नन ऑफ दीज, तो उनमें से ध्यान रखना आप हेपेरिन पे टिक कर सकते हैं। तो जो हेपेरिन है ये क्या है, और मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर, थक्का नहीं जमने
देता। इसीलिए इसे क्या क्या कहा जाता है? रक्त प्रतिजापक पदार्थ। क्या कहा जाता है? रक्त प्रतिजापक पदार्थ। क्या कहा जाता है इसे? रक्त प्रतिजापक पदार्थ कहा जाता है। अब आगे चलते हैं हिस्टामिन की ओर। अच्छा, हिस्टामिन क्या करता है? ये दैहिक कोशिकाओं के अनुपात को बढ़ा देता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो दैहिक कोशिकाओं के अनुपात को बढ़ा देता है। दैहिक कोशिकाओं का अनुपात, इससे क्या मतलब है? कुछ अजीब लग रहा है क्या? अरे अजीब अजीब कुछ नहीं है यार। दैहिक कोशिकाओं से मतलब ये है सीधे सीधे कि इसका काम और इसका काम थोड़े थोड़े अलग हैं, बाकी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कौन? हिस्टामिन एंड सेरोटोनियम, राइट। कैसे हैं? इनका काम है दैहिक कोशिकाओं के अनुपात को बढ़ाना। दैहिक से मतलब है जैसे देह है, मान लीजिए मैंने इस टाइप से बना दे रहा हूँ, जैसे कि एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, राइट। अब मान लीजिए अगर कहीं बॉडी में इंजरी हुई तो क्या करता है कि ये जो हिस्टामिन है ये अपनी कोशिकाओं का मतलब प्रसार करने लगता है, यानी दैहिक कोशिकाओं का अनुपात बढ़ने लगता है। ठीक, यहाँ पर आई, ये भी भाई साहब आ जाएगी यहाँ तक। ठीक, अब मान लीजिए ब्लड यहाँ से, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक, अब इधर से ये कोशिका बढ़ रही है, इधर से ये बढ़ रही है, तो भाई साहब बीच में अगर नर्व आ गई तो ये क्या होगा? नर्व तो भाई साहब ये दबी जाएगी ना, और ये दबेगी तो क्या इसमें से ब्लड फ्लो आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए मेनली जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? हिस्टामिन होता है। तो इसका काम यही होता है क्या? दैहिक कोशिकाओं के अनुपात को बढ़ाना। दैहिक कोशिकाओं के अनुपात को क्या करता है? बढ़ाना। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं सेरोटोनियम की। सेरोटोनियम ये क्या करता है? ये भी तो भाई साहब वही काम करता है। कौन सा? जो ऊपर काम कर रहा था। मतलब इसका भी वही होता है क्या? ब्लड को अगर मान लीजिए कहीं से भी बॉडी डैमेज हो रही है, इंजरी हो रही है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में ब्लड कम से कम लॉस हो, उसके लिए ये क्या करता है? ये मसल्स यानी मांसपेशियों को क्या करता है? एक दूसरे पर प्रेशर डालता है, यानी कि उनके दैहिक कोशिकाओं के अनुपात को बढ़ा देता है। और यहाँ पर क्या करता है सेरोटोनियम में? यहाँ पर ये करता है कि जो नर्व वहाँ से निकलेंगी और उनको क्या करता है, वहाँ से निकले या कहीं से भी जहाँ पर इंजरी हुई है बॉडी के अंदर, तो उन घायल अवस्था में पड़ी नर्व के लिए क्या करता है? उनको सिकोड़ता है। अब वो जब नर्व ही ऊपर के लिए अगर सिकुड़ जाएगी तो उनमें से ब्लीडिंग हो पाएगी? ब्लीडिंग होगी, लेकिन बहुत कम होगी या फिर ना के बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होती हैं? ये बॉडी में ब्लड की मात्रा, जो मतलब जहाँ से इंजरी वगैरह हुई है वहाँ से ब्लड बहुत कम मात्रा में लॉस हो, उसके लिए उत्तरदायी है, और ये भी उसी के लिए उत्तरदायी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दैहिक अनुपात को बढ़ा देता है, और ये सेरोटोनियम ये क्या करता है? ये उन कोशिकाओं को जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर क्या करता है कि ऐसी, मान लीजिए मैं सीधे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ वो बाद में करूँगा, पहले ये देख लेते हैं। ये क्या करता है? वहाँ की नर्व के लिए सिकोड़ देता है। अगर बात आ जाए लिखने की तो इस टाइप से थोड़ी ना लिखा जाएगा। अगर लिखने वाली बात आ जाए तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन के लिए कि अगर ये एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है कि बॉडी में अगर कहीं भी चोट लग जाए तो ऐसी स्थिति में
वैसोफिल कोशिकाएं, ये कौन सी वैसोफिल कोशिकाएं क्या करती हैं, सेरोटोनियम का उत्सर्जन करती हैं। और सेरोटोनियम क्या करता है कि जो रक्त कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स, उनके लिए सिकोड़ने का काम करता है, जिससे कम से कम मात्रा में ब्लड का लॉस हो या फिर ना के बराबर हो। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया वैसोफिल। अब आ जाते हैं क्या, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तो दोनों मैंने पहले ही पढ़ा दी। तो आइए, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट बोले तो कणिका में WBC। अब हम पढ़ते हैं कौन सी, कणिका में WBC अर्थात एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत हम बात करें तो ये मेनली दो पार्टों में डिवाइड करके देखा जाता है। पहले मैं इसके लिए फिनिश कर दूँ, नहीं चलिए इधर ही डायग्राम बन जाएगा। चाहो तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट की। एग्रेन्युलोसाइट तो ये क्या होता है, मेनली इसे दो पार्टों में डिवाइड करके देखा जाता है। एग्रेन्युलोसाइट के लिए दो पार्टों में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी हैं वो, एक तो है मोनोसाइट एंड सेकंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट ये क्या होता है, मोनोसाइट की बात करें हम तो मोनोसाइट ये WBC में, ध्यान रखना किसमें, WBC में सबसे बड़े आकार की क्या होती हैं, भक्षी कोशिकाएं होती हैं। अब भाई साहब आप करोगे कि यार यहाँ पर भी भक्षी कोशिकाएं, ये एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये कैसी कोशिकाएं, ये भी भक्षी कोशिकाएं हैं। तो जाहिर सी बात है ये भक्षी कोशिकाएं हैं, क्यों हैं, भक्षण करती हैं। अच्छा, भक्षण करती हैं किसी इंसान का, नहीं, इंसान के अंदर भी बहुत सारी जैविक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। अच्छा, कौन कौन सी हैं वो, जैसे कि मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, अगर उसके अंदर जो मैंने आपको इन चीज़ों की क्या की थी, जो लॉन्ग लाइफ बताई थी कि RBC की 120 दिन होती है, कि WBC की इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती, इस टाइप से बताया कुछ। तो मेनली जब इतनी दिन होती है तो जाहिर ऑब्वियसली बात है कि उनकी डेथ तो निश्चित है। जब वो मर जाते होंगे तो उनकी डेड बॉडी भी तो किसके अंदर होगी, ब्लड सेल्स के ही अंदर होगी ना। तो ब्लड सेल्स के अंदर अगर होने के बावजूद अगर वो ऐसी ही पड़ी रहेंगी ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स हैं उनमें एक टाइम वो होगा कि डेड बॉडी होंगी, चाहे वो RBC की हो या फिर WBC की हो या फिर किसकी हो, प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणुओं की क्यों ना हो। तो उन सभी चीज़ों के लिए, उनके खात्मे के लिए, उनकी सफाई के लिए, सफाया बोले तो सफाया, उनको उनके भक्षण के लिए भी जो जिम्मेदार हैं वो कौन है, मोनोसाइट, इधर न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। ये क्या होती हैं, ये भक्षी कोशिकाएं, इसीलिए उनको भक्षण करती हैं। और ये मोनोसाइट ये क्या करती है, ये भी भक्षी कोशिकाएं हैं, ये भी भक्षण करती हैं। लेकिन फ़र्क क्या है इनमें और इनमें, तो भाई साहब ये WBC में सबसे बड़े आकार की क्या होती हैं, ये सबसे बड़े आकार की क्या होती हैं, ये WBC में सबसे बड़े आकार की होती हैं, सबसे बड़े आकार की क्या होती हैं, भक्षी कोशिकाएं, राइट। अब इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं किसकी, लिम्फोसाइट की। अगर बात करें हम लिम्फोसाइट की तो इसे दो पार्टों में डिवाइड करके देखा जाता है। अब वो कौन कौन से दो पार्ट होंगे वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि एक तो हो गया बी,
लिम्फो वी लिम्फोसाइट, और एक होता है कौन सा, टी लिम्फो टी लिम्फोसाइट, वी लिम्फोसाइट, वी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एंड देन व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ वी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो इनमें अंतर क्या है, इनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा, ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके समझाऊंगा, रियल में यकीन मानना आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, नो डाउट नो कन्फ्यूज़न। कैसे, एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा यार। चलिए बताते हैं कि ये जो टी लिम्फोसाइट होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जासूस होता है, स्पाई। जासूस बोले तो स्पाई। अच्छा क्यों होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, एक शब्द में बता दे रहा हूँ। इसका काम होता है ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको देना, और इसका काम क्या होता है कि उस जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी तैयार करना, एंटीबॉडी तैयार करना। समझ में आया कुछ? जी हाँ, जैसे कि आपने कुछ अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। अगर आपने कुछ अंदाज़ा लगाया है तो जाइएगा कहीं मत दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन, फुल्ली इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड टू यू, राइट। तो मैं बात करता हूँ किसकी, वी लिम्फोसाइट की। चलिए इसकी थोड़ी सी कहानी टाइप में आ जाते हैं, क्योंकि समझाना है तो समझाना है, मैं अपने अंदाज से ही समझाऊंगा। कि आप लोग मूवी देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी दुश्मन को हराना हो तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी होगी जो हमारे दुश्मन के पास मौजूदा टाइम में है। अगर उसकी हमें इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाए कि दुश्मन के पास इतने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं जिनसे लड़ाई की जाती है, जिनसे वॉर किए जाते हैं, वो इतने अवेलेबल हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास अगर होंगे उससे ज़्यादा होंगे तो हम मतलब लड़ाई का मतलब वॉर कर सकते हैं, अदरवाइज़ उससे क्षमा याचना जो भी होगा यही करेंगे ना, ऑब्वियसली। तो दोस्तों वही हिसाब कुछ यहाँ पर है कि अब कहोगे यहाँ पर भाई साहब दुश्मन कौन है, तो दुश्मन बताना चाहूँगा मैं कि ये जो खांसी है, जुकाम है, बुखार यानी कि वायरल है, जो भी है, फीवर है, कफ है, ये क्या है, ये हमारे शरीर के ही शरीर के ही तो दुश्मन हैं, जो ना जाने बिन बुलाए जब मन में आता है तब आ जाते हैं, और उनके आते ही फीवर आ जाता है, और एक आध हफ्ते तक का नौटंकी ड्रामा जो भी समझ लो, टाइम बर्बाद करके रख देते हैं। तो ये क्या हैं, ये भी भाई साहब ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये हमारे बॉडी के लिए क्या हैं, हमारी बॉडी के लिए ये दुश्मन है, दुश्मन। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए ये दुश्मन के भी कुछ रूट होते हैं हमारे बॉडी में, किस किस टाइप से आ सकते हैं, ओरली आ सकते हैं, और जो भी खुला हुआ पोर्शन है उसके थ्रू आ जाते हैं। अगर खुला हुआ पोर्शन नहीं है तो आप खोल भी सकते हैं फॉर एग्जांपल आप चोट मार लीजिए, समझ लीजिए दुश्मन का रास्ता खुल गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं भी बॉडी में जहाँ पर भी चोट लगती है, यानी कि इंजर्ड हो जाती है जहाँ बॉडी का वो वाला पार्ट, उससे क्या करता है कि दुश्मन कोशिकाएं जब इंटर करती हैं तो ऐसी स्थिति में टी लिम्फोसाइट क्या करता है कि उन दुश्मन कोशिकाओं की मित्र व दुश्मन कोशिकाओं के क्या करती है, सारे के सारा डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि दुश्मन किस साइज़ का है, किस फॉर्म का है, कितना शक्तिशाली है, इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए, बी लिम्फोसाइट के लिए प्रोवाइड कराता है। अब बी लिम्फोसाइट क्या करता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड करी गई है किसके लिए, बी लिम्फोसाइट, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, एंटीबॉडीज़ तैयार करता है।
एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। अब जब वो एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है तो क्या होता है, हो जाती है जंग। और इतने जो मैंने प्रोसेस, जो सारी की सारी बातें बताई, किससे रिलेटेड, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, सॉरी, सारी की सारी प्रोसेस ख़त्म होने में 6 से 7 दिन का टाइम लगता है। और हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी दवाई दी थी, इससे पहले वाला जो डॉक्टर है वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये पता नहीं है वहाँ पर खेल किसका है, लिम्फोसाइट का। वहाँ पर खेल किसका है, लिम्फोसाइट का। और जहाँ लिम्फोसाइट का खेल हो तो आप ये भी बात याद रखना कि जो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी होती हैं, वो जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी उसकी प्राथमिकता के लिए सिर्फ बढ़ाती हैं, ना कि दुश्मन के लिए मारती हैं। दुश्मन के लिए जो मारती हैं वो भी लिम्फोसाइट होती है। उस दुश्मन कोशिकाओं की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो कौन, टी लिम्फोसाइट होती है। मेनली अगर बॉडी में ये अगर वीक हो जाएं तो एक स्टेज वो होगी कि व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये जो फॉर्म बताया था उसका कि इसके द्वारा ये यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन इसकी कंप्लीट हो गई। मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो टी लिम्फोसाइट है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए प्रोवाइड कराती है, किसके लिए, बी लिम्फोसाइट में। उसमें क्या होता है कि वो उसका किसका, दुश्मन कोशिकाओं का क्या करती है कि सारी की सारी जो जानकारी देती है बी लिम्फोसाइट के लिए, टी लिम्फोसाइट, तो उसमें एक फॉर्म यानी कि साइज़ या आकार कह सकते हैं हम, वो भी इंक्लूड होता है। यही कारण है कि जो WBC है इसका आकार निश्चित नहीं होता। इसका आकार, जैसे कि RBC है, RBC का क्या होता है, आकार निश्चित होता है। कौन सा होता है, अवतल आकार का होता है क्या, RBC। और WBC का आकार निश्चित होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्यों, इसीलिए नहीं होता कि पता नहीं दुश्मन कौन से साइज़ का आ जाए। अगर साइज़ उसका एक्स्ट्रा हुआ और पता चल रही है भाई साहब तो निश्चित आकार आकृति के हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दुश्मन भाई साहब पछाड़ के रख देगा। किसको, WBC के लिए, WBC को, जी हाँ, पछाड़ के रख देगा। इसीलिए यही वजह होती है कि जो WBC है उसका कभी आकार निश्चित नहीं होता। वो जिस टाइप की भी बीमारी आएगी उसको मारने के लिए उसको उसी के अकॉर्डिंग अपना वेश रखना पड़ेगा, अपनी एंटीबॉडीज़ का वेश रखना पड़ेगा। क्यों, उसे पछाड़ना, उसका सर्वनाश करना है। तो दोस्तों, ये तो होगी हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसकी, लिम्फोसाइट की। अच्छा, ये जो WBC है इसके लिए कहा क्या जाता है, इसके लिए कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। अच्छा, ल्यूकोसाइट से ही शब्द बना है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया मैं कब पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तब पढ़ाऊँगा जब इसके आगे क्या पढ़ाना है मुझे, विम्बाणु, जी हाँ, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स जो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं ये करने के बाद अभी इसी क्लास में ही करा दूँगा। ओके, तब तक के लिए मुझे ये मिटाने के लिए, इसे एरेज करने के लिए वीडियो को स्किप करना होगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बता तो दिया लेकिन वो नोट करना भूल गया था। इसका नाम क्या होता है, ब्लड वेसल्स के लिए क्या होता है, सिकोड़ने का काम।
वही कहूँ। तो गाइस बात कर रहे थे हम लोग प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स होते क्या हैं ये, जिन्हें हिंदी भाषा में कहा जाता है बिम्बाणु। अब बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है रक्त को गाढ़ा बनाए रखना, राइट। अब इनकी बात करें संख्या की, तो संख्या कितनी होती है। संख्या होती है 1.5 लाख से 4 लाख प्रति mm³। अगर किसी कारणवश ऑप्शन में ये ना हो तो एक और याद कर लो, और वो कौन सी है, वो है 2.5 से 3 लाख प्रति mm³। अब आप कहोगे कि एक्चुअल में होती कौन सी, ज़्यादातर ये मान्य होती है। अगर ऑप्शन में अगर आपके लिए ये ना मिले, ये ज़रूर मिल जाएगी, जो मिले उस पर क्लिक कर देना। अगर दोनों में से, अगर पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि ये दोनों के दोनों ही मिल जाएं ऑप्शन में रखे हुए। अगर दोनों हों तो सबसे प्राथमिकता 1.5 लाख से 4 लाख वाले के लिए देना, और अगर ये ना हो तो आप इस पे भी टिक लगा सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें ये कैसी कणिकाएं होती हैं। सबसे सूक्ष्म कणिका होती हैं। कैसी होती हैं, सबसे सूक्ष्म कणिका होती हैं। कौन, प्लेटलेट्स बोले तो विम्बाणु। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे इसको इरेज करना होगा, जस्ट अ मिनट। इनमें अभी 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, और वो कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए कि इनका सेक्रेशन कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है इनका सिक्रेशन, राइट, यानी कि बोन मैरो। अब बात करें इनकी आयु की, तो इनकी आयु कितनी होती है। आयु की भी 7 से 10 दिन।
राइट। इतनी बातें यहाँ से बनती हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों के लिए पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं अब इसके कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए मुझे इसको मिटाना होगा। जस्ट अ मिनट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो मेनली बॉडी के अंदर काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये काम कैसे करते हैं। मेनली यही लोगों को पता नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं कि प्लेटलेट, पहले मैं डेफिनेशन अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर बता के आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा, मतलब प्लेटलेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक, तो जनरली तौर पे ये होता क्या है कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये काम कैसे करती हैं कि जब कभी शरीर में चोट लग जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो जख्मी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा प्लेटलेट फैक्टर 3, जिसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का उत्सर्जन किया जाता है। किनके द्वारा? जख्मी कोशिकाओं के द्वारा। जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर जख्म बन जाएगा ना, तो वही हो गई जख्मी कोशिकाएं। तो उन जख्मी कोशिकाओं के द्वारा प्लेटलेट फैक्टर 3, जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, का उत्सर्जन किया जाता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि ब्लड में मौजूद बोले तो उपस्थित क्या कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम में बदल जाता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम क्या करता है कि कैल्शियम की उपस्थिति में 2 कार्य करता है। कौन कौन से? पहला तो ये हेपेरिन को निष्क्रिय कर देता है, और दूसरा ये प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, और अंततः थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है। और ये फाइब्रिन क्या होता है या फाइब्रिन क्या होता है? ये एक तंतुबंध प्रोटीन है जिससे आम भाषा में क्या कहा जाता है, जिसे आम भाषा में खुरंट कहा जाता है। ये एक तंतुबंध प्रोटीन है जिसे आम भाषा में क्या कहा जाता है? खुरंट। अब खुरंट तो जानते ही हो ना, आजकल के औगड़ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि लोग एक दूसरे के दोस्ती में भी नाम रख देते हैं खुरंट, मच्छर, उस टाइप से। क्या नाम है यार। चलिए, इसके डेफिनेशन तो यही हो गई, और बाकी इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से अगर बनाना होगा तो किस टाइप से बनाएंगे, डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं दोस्तों। जैसे कि प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? किसकी उपस्थिति में? ध्यान रखना, कैल्शियम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम को क्या लिखते हैं? Ca। राइट, ये क्या हो गया? कैल्शियम। कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करेगा? ये प्रोथ्रोम्बोनाइज करेगा। क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बोनाइज कर दिया। किसने? कैल्शियम की उपस्थिति में। प्लेटलेट किसने? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। अब ये क्या करेगा? ये मेनली 2 कार्य करेगा। कौन कौन सा करेगा? पहला तो ये हेपेरिन को निष्क्रिय करेगा। क्या करेगा? हेपेरिन को निष्क्रिय, यानी कि एंटी हेपेरिन।
हेपेरिन, राइट। अच्छा, हेपेरिन का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये ब्लड के अंदर थक्का नहीं जमने देता है, यानी कि क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होने देता। एक हेपेरिन हो गया। एक ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में कि क्या होता है जब ब्लड बैंक में सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, या ब्लड बैंक में सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, तो क्वेश्चन मार्क मार देगा, कहेगा क्यों। तो मेनली उसका आंसर भी यही होता है कि ताकि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो पाए, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमने पाए, इसलिए सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है ब्लड बैंक के अंदर, यानी ब्लड में, राइट। यानी कि सोडियम सिट्रेट और ये हेपेरिन क्या करता है, दोनों के काम क्या है? काम एक ही है, चीज़ दो है। तो इसका काम क्या होता है मेनली? रक्त का थक्का नहीं बनने देता। कौन नहीं बनने देता? हेपेरिन। चूँकि इसके नाम के आगे लग गया एंटी, तो अब क्या करेगा? अब ये बन लेने देगा, ठीक। अब ये बनने देगा भाई, कौन? हेपेरिन। हेपेरिन अब क्या करेगा? अब तो भाई इसकी मजबूरी बन गई। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से डीएक्टिवेट हो चुका है, ये यहाँ से निष्क्रिय हो चुका है। किसके कारण? कैल्शियम की उपस्थिति में, इसके कारण, ठीक है। और ये तो हुआ पहला काम, ठीक। और दूसरी बात करें, दूसरा क्या करेगा ये? दूसरा क्या करेगा कि ये प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? थ्रोम्बिन में, यानी कि थ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन करिए, सीधे सीधे प्रोटीन लिखिए। प्रोटीन को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करेगा किस में? कन्वर्ट टू थ्रोम्बिन, यस। कन्वर्ट टू थ्रोम्बिन, राइट। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये भी तो भाई साहब किसी न किसी को कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा? ये मान लीजिए इसकी भी रिएक्शन होगी, किससे होगी? इसकी रिएक्शन होगी फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किस में? फाइब्रिन में। फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन क्या है? तो फाइब्रिन क्या है? एक तंतुबंध प्रोटीन है। यह एक तंतुबंध प्रोटीन है। अब आप लोग कहेंगे कि तंतुबंध बोले तो तंतुबंध से समझ लीजिए इस टाइप से, जैसे कि कहीं भी चोट लग गई, ठीक है, तो ये क्या करेगा
कि ऐसी स्थिति में मतलब जहाँ भी चोट लगी है, ऐसी स्थिति में ये वहाँ पर जाल बिछा देगा। कौन? फाइब्रिन। अब ये जाल क्या करेगा, इससे जब भी ब्लीडिंग होगी तो इसके अंदर से होते हुए ब्लड बाहर निकलेगा। जैसे ही हवा लगेगी ब्लड क्या होगा, वहाँ पर क्लॉट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, ब्लड मेनली कौन, ब्लड की जो क्लॉटिंग के लिए मेनली जो उत्तरदायी होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन और दूसरा फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेंगे, वहाँ पर क्लॉटिंग स्टार्ट कर देंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रक्त का थक्का जम जाएगा और जो ब्लीडिंग जो कुछ टाइम पहले हो रही थी अब क्या हो जाएगी, रुक जाएगी ऐसी स्थिति में। और आफ्टर सम टाइम यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रकार से मतलब सीधे सीधे कह सकता हूँ मैं, खुरंट टाइप का बन जाएगा, जिससे और अगर आप उसे हटा देंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर उसको वहीं रहने देंगे तो वो स्वतः ही हट जाएगा और घाव भर जाएगा। तो ये सारी की सारी जो भी हैं एक्टिविटीज़ उस ऊपर वाले की देन है, जो बॉडी के अंदर स्वतः ही चलती रहती हैं। तो ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर, किसका, प्लेटलेट्स का। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी मतलब जो WBC RBC हैं और प्लेटलेट्स होते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू नंबर, किन का साइज़ कितना बड़ा होता है, किस हिसाब का, इस टाइप से बात कर लेते हैं और पूरा एक स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू नंबर। अकॉर्डिंग टू नंबर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या किसकी होती है, RBC की। RBC और RBC से छोटा कौन होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स राइट, और प्लेटलेट से छोटा कौन होता है, WBC। अब ये जो हो गए वो किस टाइप से हो गए, अकॉर्डिंग टू नंबर या फिर अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू नंबर। राइट, बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, WBC का। उससे बड़ा, उससे बड़ा किसका होता है, RBC या प्लेटलेट्स, भाई साहब RBC। और सबसे छोटा किसका होता है, प्लेटलेट्स। राइट, प्लेटलेट। तो ये कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे जो बड़ी संख्या होती है RBC की कितनी होती है, मैं आपको 54 लाख प्रति
MMQ। प्लेटलेट्स की कितनी होती है? प्लेटलेट्स की कितनी होती? 1.5 से 4 लाख ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बस। और बाकी WBC की कितनी होती? 8,000 8,000 प्रति MMQ। ऑलराइट। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। राइट। अब बताइए, ब्लड के अंदर कुछ और रह गया? आई थिंक मुझे नहीं लगता अब कुछ भी बचा है। जो भी बचा है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। 2-3 चीज़ें हैं वो इसके बाद मैं पढ़ा देता हूँ बस। और इसके बाद ब्लड चैप्टर पूर्ण रूप से फिनिश। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसी के क्वेज लगवा देंगे, क्योंकि आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि अब तक हमने कितना सीखा है। जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर लग रहे हैं, मतलब उनके आंसर आ भी रहे हैं या फिर बस हवा में ऐसे ही लाठी चल रही है, तो इस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की एक शीट डाल देंगे अगले क्लास में, ठीक है।